जावेद मलिक साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस पॉलिसी के बारे में बताइएगा, क्यों ज़रूरत पेश आई इस पॉलिसी की और कौन कौन से ममालिक आपको लगता है कि मुतासिर हो सकते हैं, इस बारे में इंफॉर्मेशन दीजिएगा। जी देखिए, हर मुल्क की जो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं उनमें तब्दीलियां आती रहती हैं। जो ऑफ कोर्स कहा यह जा रहा था यूएस में जो लोग इमिग्रेशन से कनेक्टेड हैं वही बताते हैं कि जो इनकी ग्रीन कार्ड से रिलेटेड, परमानेंट रेजिडेंस से रिलेटेड और नेशनैलिटी से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थी वो काफ़ी उनके बकौल आउटडेटेड हो चुकी हैं। दौर हाजिर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उससे बहुत ज़्यादा हटके हैं। लिहाजा ऑब्वियसली उन्होंने उनके नज़र में अपनी पॉलिसी को जदीद दौर के मुताबिक जो है वो एक बेहतर बनाने की कोशिश की है। इसमें ऐसे ममालिक जो कि एक उनकी फहरिस्त है, अब इसलिए शायद आपने देखी भी होगी, जिसको वो अपनी प्रायोरिटी कंट्रीज समझते हैं, जहाँ से वो समझते हैं कि लोगों को लाना पड़ेगा और जहाँ से वो समझते हैं कि उनको ज़रूरत नहीं है। देखिए, हर मुल्क की जो एक डेवलपमेंट प्रोसेस है उसके अंदर उनको भी आइडेंटिफाई करना होता है कि उनको किस तरह के लोगों की ज़रूरत है। कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अफराद अगर होते हैं तो उनके लिए वीज़ा की और रेजिडेंसी की जो रूल्स होती हैं वो रिलैक्स कर दी जाती हैं। कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज से कनेक्टेड लोग हैं जिनकी ऑब्वियसली नहीं होती। तो मैं इसको इतना ज़्यादा खिलाफे यानी मामूल चीज़ नहीं देख रहा हूँ। ये एक उनकी रूटीन की अपडेट है जो कि मैं समझता हूँ कि उनके प्रायोरिटीज़ को एड्रेस कर रही है। जी मलिक साहब, आप क्योंकि खुद माशाल्लाह से सफ़ीर भी रहे हैं, इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन हम अगर पर्टिकुलरली ग्रीन कार्ड की बात करें तो बहुत सारे मुल्कों के बाशिंदे ऐसे हैं, उसमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन या बहुत सारे मुल्कों के, जो बेचारे इस इंतज़ार में 10-10, 15-15 साल भी वापस अपने मुल्क नहीं आए कि हमें ग्रीन कार्ड मिलेगा, परमानेंट रेजिडेंस मिलेगी तो फिर हम वापस जाएंगे। अब जो नई पॉलिसी है उसके तहत अगर पहले उन्हें वापस अपने मुल्क जाके सफारत खाने में अप्लाई करके फिर वो करना पड़ेगा, तो क्या आप नहीं समझते कि ये तो उनको हक हासिल है, जिसका मुल्क है वो जो मर्जी पॉलिसी बनाए, लेकिन इस तरह से वो जो लोग हैं उस तरह के, उनकी उम्मीदों पे पानी नहीं फिर जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। देखिए, जहाँ पे जिन लोगों के पास ऑलरेडी ग्रीन कार्ड जिनको मिल चुका है वहां पे वो तो परमानेंट रेजिडेंट होते हैं वहां पे, उनको तो नहीं कहा जा रहा कि आप वापस जाएं। जी, उनको तो ऐसा नहीं कहा जा रहा। ये वो है, देखिए यहाँ पे सिस्टम के अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी थी। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही होती, बिकॉज वो हुकूमत ये समझती है कि परहैप्स उसे हम कहते हैं टर्निंग अ ब्लाइंड आई। आपको पता है कि वो हो रहा है लेकिन आप उसको कुछ कहते नहीं है बिकॉज आपको कुछ उससे नुकसान नहीं पहुंच रहा। देखिए, ग्रीन कार्ड के बारे में अगर आप उसकी रूह में जाएंगे तो एसेंशियली वो आपको एक राइट ऑफ रेजिडेंस देता है। वो आपका जो है बेसिकली आप वहां रह सकते हैं और फिर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कुछ टाइम के बाद वहां की नेशनैलिटी अप्लाई कर लें। ये एक पाथवे टू नेशनैलिटी है। इसके लिए दूसरी इस्तेलाह यूज होती है, द ग्रीन कार्ड इज अ पाथवे टुवर्ड्स नेशनैलिटी। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो नेशनैलिटी नहीं लेना चाहते। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। कई दफ़ा उनका जो जिस मुल्क में उनकी पैदाइश हुई होती है उसके पास डुअल नेशनैलिटी लॉ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का आप एग्जाम्पल ले लें। अगर कोई इंडियन शहरी किसी और मुल्क की नेशनैलिटी लेता है तो उसको अपनी इंडियन नेशनैलिटी छोड़नी पड़ती है। पाकिस्तान के अंदर डुअल नेशनैलिटी लॉ है कुछ ममालिक के साथ। तो ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि ठीक है हम अपने मुल्क की नेशनैलिटी को भी बरकरार रखें लेकिन हम ग्रीन कार्ड को यूं इस्तेमाल करें जैसे कि वो एक नेशनैलिटी का दूसरा नाम है, वो आते जाते रहते हैं उसके ऊपर। लेकिन वो अमेरिका मैं इसको खत्म कर दूं। अमेरिका ये कहता है कि ये जो तरीका है ये सही नहीं है, या तो आप नेशनैलिटी लीजिए या आप ग्रीन कार्ड को छोड़ दीजिए। ग्रीन कार्ड को वीजा नहीं है कि जैसे मल्टीपल वीजा आप आते जाते हैं। उसका ग्रीन कार्ड इज अ स्टेप टुवर्ड्स नेशनैलिटी। बिल्कुल ठीक। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ बड़े अहम दौरे पे इस वक्त चीन में मौजूद हैं। आप सफारती लिहाज से इस दौरे की क्या अहमियत समझते हैं और क्या कुछ पाकिस्तान को इस दौरे से मिलने की तवक्कुआत है? जी जनाब, बिल्कुल आपने सही कहा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस वक्त जो है वो चाइना के दौरे पे हैं और ऑफ कोर्स इस दौरे के मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। एक तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो 75 साल मुकम्मल कर रहा है अपनी डिप्लोमेटिक यानी सफारती ताल्लुकात के, तो लिहाजा उसकी सेलिब्रेशंस पाकिस्तान में भी हो रही हैं। आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ जगहों पर हमारे बिजनेस कम्युनिटी भी सेलिब्रेट कर रही है, डिप्लोमेटिकली भी किया जा रहा है और पाकिस्तान और चाइना के लोगों के दरमियान भी मोहब्बत है, तो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो इस
माइलस्टोन जो हमारी 75 साल की कंक्लूजन के बाद ये कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस मेरी नजर में ये जो दौरा है इसका मेन फोकस हमारी इकोनॉमिक रिलेशनशिप को मजीद एक्सपैंड करना है। हम जानते हैं कि सी पैक जो था वो ऑलरेडी हमारे दोनों ममालिक के दरमियान एक बहुत ही कलीदी किरदार अदा कर रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान आ भी चुकी है, और इसके हवाले से अब इसे कहते हैं सी पैक 2, यानी एक नई डायमेंशन है सी पैक की जिसका फोकस मुख्तलिफ शोबों में है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो उसका एक मेन फोकस है। आप जानते हैं कि मुस्तकबिल की जो दुनिया है उसके अंदर टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो डिटरमिन करेगी कि इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग होती है। इसके अंदर AI है, इसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, इसके साथ साथ 3D प्रिंटिंग है, क्लीन एनर्जी है, और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चाइना जो है वो लीड कर रहा है। तो इस हवाले से पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कोऑपरेशन है उसको एक्सपैंड किया जाएगा। इसके साथ साथ हम जानते हैं वहां पे पाकिस्तान चाइना जो बिजनेस फोरम है उसके अंदर पाकिस्तानी और चाइनीज बिजनेसमैन के दरमियान B2B एंगेजमेंट को भी एक्सपैंड करने के हवाले से एक मरबूत लाए अमल जो है वो तैयार किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि आपने सुना होगा बहुत बड़ी कंपनी है अली बाबा जो कि एक मार्केट प्लेस है अमेजोन की तरह से, उनके साथ भी हमारा MOU हो रहा है। वो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट ई-कॉमर्स के हवाले से पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कोऑपरेशन का एक संग मील साबित होगा। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं जी, इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना की डिफेंस कोऑपरेशन को भी एक्सपैंड किया जा रहा है। हम देखते हैं कि अभी जब हमारे पे जंग मुसल्लत की गई, अभी हम जो है मार्का हक के सेलिब्रेशन से बाहर आए हैं, तो उसके अंदर भी पाकिस्तान चाइना की डिफेंस कोऑपरेशन बहुत ही अहमियत उसने रखी, और पाकिस्तान ये समझता है कि उसको मजीद एक्सपैंड करना है हमने। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि ग्लोबल जो डिप्लोमेसी है उसके अंदर पाकिस्तान एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है, और इस हवाले से चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक यकसा मौक़िफ़ जो है वो ग्लोबल स्टेज पर उन तमाम मामलात पर जिस पे दुनिया इस वक्त फोकस किए हुए है वो हम आगे डेवलप की जा रही है। वैसे भी आप जानते हैं जावेद साहब, आपको कितने इम्कानात लगते हैं? जाहिर है पाकिस्तान एक बड़ा सिफारती कामयाबी हर तरफ से पाकिस्तान को मिल रही है, लेकिन अभी ईरान अमेरिका के में जो मुआहदे के इम्कानात है वो आपको किस हद तक लगता है कि पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा? और इस बारे में बताइएगा, क्योंकि ईरान को कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमेरिका की जानिब से, कई बार कुछ कहा जाता है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इस बारे में बताइएगा किस हद तक लगता है कि पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा और एक कामयाब मुआहदा अमेरिका और ईरान के दरमियान हो जाएगा? जी, इसमें दो पहलू हैं। एक तो हम पाकिस्तान की जो सफारती काविशें हैं उनको तो सलाम पेश करते हैं। ऑफ कोर्स हमारी बहुत ही सिंसियरली हमने मुखलिसाना कोशिशें की हैं, आउट ऑफ द वे जाकर। मैं समझता हूँ इसको हम कहते हैं हाई स्टेक डिप्लोमेसी। उसमें हमारी पूरी फॉरेन ऑफिस की टीम, प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल साहब और ऑफ कोर्स फॉरेन मिनिस्टर की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, बल्कि इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो भी इस हवाले से अहम किरदार अदा करते रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने पहले भी दौरा किया, अभी भी वो ईरान से दौरा उनका मेरे गालबन कंप्लीट हो चुका है। तो हमारी कोशिशें तो बिल्कुल हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये जो असल में फैसला करना है ये तो उन दो फरीकैन ने करना है जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है। पाकिस्तान ने दोनों के मौक़िफ़ को सामने रखते हुए एक इंडिपेंडेंट मीडिएटर का किरदार अदा किया है। लेकिन जो मेरे पास इस वक्त मलिक साहब यहाँ ये बात भी शामिल कर दें कि मार्को रूबियो जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनका ये कहना है कि आज कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है, और हो सकता है आज या कल या आने वाले चंद रोज़ में जो मामलात हैं वो तय पा जाएं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे सर? जी देखिए इमरान साहब, इसमें एक चीज़ मैं कहूँगा, देखिए उम्मीद तो है लेकिन कुछ अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये कुछ इस तरह का मामला है। आज हम 23 मई को इस वक्त जब बात कर रहे हैं तो मैं अभी आपको कुछ बोल सकता हूं, लेकिन हो सकता है 1 घंटे बाद वो बात ना रहे। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस वक्त जो बहुत करीब लोग हैं इस सारी प्रोसेस के, उनसे मेरी कुछ बात हुई है, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सी सीक्रेसी है इस सारे मामले में। लेकिन जो अपडेट्स इस वक्त तक हैं वो ये हैं कि देखिए मजीद पेशरफ्त जरूर हुई है, लेकिन एक मामला अभी तक पेचीदा है जिसके ऊपर आप आबना हुर्मुज का जो उसको ओपनिंग की भी बात हो सकती है। लेकिन ईरान की तरफ से मौकिफ जो है वो कि मुस्तकबिल में यानी इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो चाहते हैं कि उनके पास हो। अब ये अगर जो पोजीशन है ये तो मुझे नहीं लगता कि गल्फ ममालिक को एक्सेप्टेबल होगी
अमेरिका को एक्सेप्टेबल होगी, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा मुझे और आपको भी शायद एक्सेप्टेबल इसलिए ना हो कि अगर टोल लगता है वहां पे यानी आमदो रफ्त के ऊपर, तो उससे कीमतें बढ़ेंगी तो उसका असरात हर मुल्क की इकोनॉमी पे होगा बिल्कुल सही। और वहां पे इन्फ्लेशन होगी। तो आई डोंट थिंक वो एक टेनेबल ऑप्शन है। अगर इस पे ईरान अपने मौकिफ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाता ठीक तो है। फिर मुझे कुछ पेचीदगी नजर आ रही है इस पे जी, बिल्कुल अभी भी।